हाय दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शेखर मिश्रा और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक नया विषय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ अलग वाला है। ठीक है, अभी तक जो भी डिस्कशन था हमारा दैट वाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस और नो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है ना, जब आप चार्ज कंसीडर करते हो, अगर मोर प्रिसाइसली मैं बोलूं, जो चार्ज डेंसिटी है वो सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है या सिर्फ रेडियल डिपेंडेंसी दिखाता है। अब जो चार्ज है, आपको पता है कभी चार्ज लाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। ये सर नो, जो भी आपने पढ़ा था थ्योरी रिलेटेड टू ए पॉइंट चार्ज, वहां पर आपने देखा था जब भी आपके पास चार्ज होता है आपके पास फील्ड भी होता है। हाँ या ना? यस। जो फील्ड बनता है इस चार्ज की वजह से वो भी क्या दिखाएगा? रेडियल डिपेंडेंसी दिखाएगा। अरे हाँ या ना? यस। अभी क्या होता है, जब चार्ज का मूवमेंट होता है, जब चार्ज फ्लो करता है विद सम स्पीड, जिसको आपने बोला ड्रिफ्ट स्पीड, आपको मिलता है करंट। और जब करंट मिलता है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है बेटा? करंट डेंसिटी, वो बनता है सिर्फ फंक्शन ऑफ आर, वो भी रेडियल डिपेंडेंसी दिखाता है। और उसके वजह से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बी फंक्शन ऑफ आर। यहां पर कहीं पर भी हम टाइम का फैक्टर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, पर अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये एकदम स्पेशल वाला टॉपिक है। इसमें जो आप चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, क्या इस कंडीशन में वैलिड होगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क अभी हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं वो नया वाला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वहीं से आपको समझ में आएगा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, वो वहीं पर टॉपिक शुरुआत होगा EMI या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जानना बेहद बेहद जरूरी है। यस, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो किसका पार्ट है, किसके अंदर जाता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर जाता है। किसमें जाता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हाँ, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वहां पर हम क्या करते हैं, जब चार्ज को कंसीडर करते हैं इट्स ओनली ए फंक्शन ऑफ आर। ये सब नो, बट इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या होता है, एक नया कैरेक्टर का एंट्री किया जाता है और वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि है टाइम। टाइम फैक्टर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहां पर। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बेसिकली जो चार्ज होता है, जब मैं चार्ज की बात करूंगा तो मेरे दिमाग में आएगा चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो, व्हिच इज डिनोटेड बाय द सिंबल रो। तो ये जो रो है ये आर के साथ, तो आर के ऊपर तो डिपेंड करेगा एज यूजुअल, और डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। हाँ बच्चों, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। और जब टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके वजह से जो फील्ड बनेगा ये फील्ड भी होगा टाइम वैराइंग फील्ड, टाइम वैराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपके पास चार्ज है, अगर वो मूव करता है विद सम स्पीड तो बनेगा करंट। तो करंट भी क्या होगा? टाइम वैराइंग करंट होगा और उसके वजह से आपके पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि होगा आपका टाइम वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड्स। तो यहां पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपको मिलेगा टाइम वैराइंग फील्ड्स। हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोल। टाइम वैराइंग फील्ड्स, तो मतलब टाइम वैराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या बनता है? टाइम वैराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब हम थोड़ा एक नया जोन में आकर बैठे हैं जहां पर फील्ड वेरी कर रहा है टाइम के साथ, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो। तो होगा क्या? क्या ये अलग है? क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? पहले तो मैं आपको बता दूं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे ये हमारे अंदर एक दिमाग था, एक आइडिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे आर सेपरेट क्वांटिटी। ये सब नो, पहले तो हम ये सोच रहे थे कि नहीं ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, अलग अलग पढ़कर भी आए। बट इनफैक्ट जब पीपल डिस्कवरी करना चालू किए, जब साइंटिस्ट लोग डिस्कवरी करना चालू किए, उनको पता चला ये अलग अलग नहीं है भाई, ये तो भाई कनेक्टेड है। इनफैक्ट आप बोल सकते हो एक का वेरिएशन दूसरा को पैदा करता है, या इसका वेरिएशन इसको बनाएगा या इसका वेरिएशन इसको बनाएगा। हाँ, दैट इज द ट्विस्ट इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में आपको कंसीडर करना है टाइम वैराइंग फील्ड्स। जब टाइम वैराइंग फील्ड्स आप लोगे तो क्या होगा, जब आप डिफरेंशिएशन लोगे, मतलब डेल ई बाय डेल टी या डी ई बाय डी टी, जो भी बोलो वो जीरो नहीं होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू
0 या del v by del t that is also not equal to 0. I hope यहां तक आपको क्लियरली एकदम समझ में आ गया होगा। हाँ बच्चों, तो फिर से हम चालू करेंगे क्या होता है। तो हम रिपीट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में, और फिर हम जंप करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। यस, तो रिपीट कैसे होगा, तो वी विल पुट द हेडिंग इलेक्ट्रोडायनामिक्स इक्वेशन, इलेक्ट्रोडायनामिक्स इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं, ये इक्वेशन कब दिया गया था, जब मैक्सवेल नहीं आए थे। सो दिस इज बेसिकली बिफोर मैक्सवेल केम, बिफोर मैक्सवेल, हाँ या ना, यस। सो इलेक्ट्रोडायनामिक्स इक्वेशन बिफोर मैक्सवेल, जब मैक्सवेल नहीं आए थे या बिफोर मैक्सवेल केम इनटू पिक्चर, जो इक्वेशन हमें मिला था उसको हम कंसीडर कर रहे थे एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स इक्वेशन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन होता है, वो हमारा वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर इज द गॉस थ्योरम। आपको पता होगा गॉस थ्योरम क्या होता है, हाँ या ना। गॉस थ्योरम ये बोलता है कि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times of the charge enclosed within the closed surface, हाँ या ना, yes। और अगर मैथमेटिकली लिखा जाए इंटीग्रल फॉर्म उसका, क्लोज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ गलत है क्या, नहीं गलत है। अगर इसको आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ गलत है क्या, गलत बिल्कुल नहीं है। तो आपने ये चीज आपने लिखा था, दिस इज द वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर गॉस थ्योरम, यस और नो। फिर उसके बाद क्या आता है, दिस इज द गॉस लॉ, गॉस लॉ। तो दिस वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोडायनामिक्स इक्वेशन। अब ये बोलोगे सर ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इक्वेशन है, क्या ये वैलिड है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में? बेटा बिल्कुल वैलिड है, 100% वैलिड है। पूरा मन लगाकर, पूरा दिमाग बंद करके भी लगा दोगे तब भी वैलिड है। दिस इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस इज आल्सो वैलिड फॉर इलेक्ट्रोडायनामिक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेकंड वाला इक्वेशन जो आता है, सेकंड वाला इक्वेशन ये भी आपने पढ़ा ही होगा, आपने सुना ही होगा, दैट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या बोलता है, जितना भी लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है, एंटर कर रहा है टू एनी क्लोज सरफेस, वो लाइंस ऑफ फोर्स निकल जा रहा है, तो कितना लाइंस ऑफ फोर्स रह रहा है सरफेस के अंदर, वो है 0। तो आप अगर लिखोगे क्लोज B वेक्टर डॉट ds वेक्टर, वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये क्या होता है, दिस इज योर वेरी फेमस गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये क्या होता है आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, हाँ या ना, यस, बहुत बढ़िया। ये दो इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको स्टैटिक्स में भी वैलिड दिखेगा, ये आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी वैलिड दिखेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वैलिड दिखेगा, एज वेल एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी वैलिड दिखेगा। तीसरा इक्वेशन जो आता है वो यहाँ पर क्रूशियल रोल प्ले करता है भैया। आपको पता होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में, आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है इन द नेचर, ये समझो। थर्ड इक्वेशन जो है आपको पता होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। एक बार चेक कर लेते हैं कि वीडियो ठीक से आ रहा है या नहीं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आ रहा है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो होता है कंजर्वेटिव इन नेचर, यस और नो, हाँ भैया। तो ये कंजर्वेटिव होता क्या है, कंजर्वेटिव होता है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट रहता है, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। अगर कंजर्वेटिव फील्ड का इक्वेशन लिखोगे या कंडीशन लिखोगे, कंडीशन क्या होता है, क्लोज E डॉट dr मस्ट बी 0। ये होता है कंडीशन फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड, ये सबको पता होगा। या डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे डेल वेक्टर क्रॉस E वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये इंडिकेट करता है कि तुम्हारा जो फील्ड है वो क्या है, कंजर्वेटिव है इन द नेचर। अरे हाँ या ना बोल, बिल्कुल सही बात। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। कंजर्वेटिव का मतलब वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड करेगा तो इनिशियल पोजीशन पर, डिपेंड करेगा तो फाइनल पोजीशन पर। तो अगर फील्ड कंजर्वेटिव है इन नेचर तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन होगा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक field over a closed path must be 0, that must be equal to 0, that means close E dot dA must be 0 और del cross E क्या हो जाएगा,
इक्वेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। यस, विल गो टू दैट पॉइंट, बट पहले लिख लेते हैं 4 इक्वेशन। जब मैक्सवेल नहीं थे भैया, मैक्सवेल आएंगे, फिर आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वो मॉडिफाई करके आपको 4 इक्वेशन देके, जो कि पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स को रूल करने वाला है, पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, पूरा पूरा एकदम, ठीक है। तो फोर्थ वाला जो इक्वेशन है वो आपने पढ़ा ही होगा मैग्नेटोस्टैटिक्स में, एम्पियर सर्किटल लॉ। यस, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है भाई? द क्लोज, यस, जब भी आप एक क्लोज लूप कंसीडर करते हो, सो क्या होता है? क्लोज बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई द करंट एनक्लोज। Yes or no? The current enclosed within the loop or the current threading through the loop. Yes or no? The current enclosed within the loop or the current threading through the loop. Yes. So it basically ampere circuital ये बोलता है the line integral of the magnetic field around a closed loop is equal to nu naught times of the current that is enclosed within the loop or threading through the loop. Yes or no? उस बेसिस में आपने 2 एप्लीकेशन पढ़ा, एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो कि होता है न्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और एक होता है सोलेनॉइड के अंदर न्यू नॉट एन आई, आइडियल सोलेनॉइड। यस, वेरी नाइस। पर ये सब जो इक्वेशन है इसको हम कंसीडर कर रहे थे एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स इक्वेशन। देखो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट है। पर दिक्कत यहां पर है, दिक्कत ये है कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। यस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बढ़िया है, मस्त है, बढ़िया, बिंदास एकदम। बट क्या ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए सही है? अब ये सवाल उठता है, क्या ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए सही है? नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोडायनामिक्स, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आगे जाकर पढ़ोगे मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, यस, वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, वहां पर आपको एकदम बढ़िया सा पिक्चर क्लैरिटी मिल जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये वैलिड नहीं है। तो अब हमारा काम क्या है? ये अगर वैलिड नहीं है इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए, तो वैलिड क्या है भैया? ये बिफोर मैक्सवेल ये सब चीजों को हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स इक्वेशन कंसीडर कर रहे थे, पर जब भैया मैक्सवेल सर आ गए, इन दोनों को तो उन्होंने बोला ये करेक्ट है, पर तीसरे को इनकरेक्ट बोल दिया, फोर्थ वाला को भी इनकरेक्ट बोल दिया। अगर तीसरा इनकरेक्ट है तो सही वाला कौन सा है जो कि हम पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक के अंदर, दैट इज फैराडेस लॉ। यस बच्चों, तो शुरू करते हैं ईएमआई का एकदम बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है फैराडेस लॉ। सो अभी हेडिंग पुट करेंगे फैराडेस लॉ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखते हैं फैराडेस लॉ क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे लेंज लॉ क्या होता है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस। ओके, सो फैराडेस लॉ क्या बोलता है हमको? देखिए, फैराडेस भैया ये बोलते हैं फैराडेस लॉ। तो सर हमें ये बोलते हैं कि जब भी हमारे पास कोई लूप होता है, अगर वो लूप क्या होता है, उसके लिंक, इफ द फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक है विद द लूप, अगर वो बदलता रहता है समय के अनुसार, तो क्या बनेगा ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और आपको पता है ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या बनता है? करंट का फ्लो होता है। यस, अब पूछोगे कि सर करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अब नहीं बता सकता मैं आपको करंट का डायरेक्शन क्या होगा। जब आप लेंज लॉ पढ़ जाओगे तो आप खुद बताओगे सर करंट का डायरेक्शन क्लॉक है, एंटी क्लॉक है, सीधा है, टेढ़ा है, उल्टा है, जो भी है, ठीक है। फैराडेस लॉ क्या बोलता है? उनका जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, ये बोलते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज वेरी सिंपल। उनके पास क्या था? एक कॉइल था, एक लूप था, जो भी आप बोल सकते हो, एक वायर था, एक लूप था, एक वायर था बोल सकते हो, या एक लूप ऑफ वायर था, और एक मैग्नेट था। तो ये आपका एक मैग्नेट हो गया, ठीक है ना, और ये आपका हो गया, दिस इज ए लूप ऑफ वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर, ठीक है। अब पहले तो आपको ये आना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, लक्स मत बोलना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं बाय फाई बी। ये बेसिकली होता है, फाई बी क्या होता है? इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल। ये सब नो, सरफेस इंटीग्रल, ये आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बनता है ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। और इंटीग्रेशन का इंपोर्टेंस आपको पता ही होगा, जब भी फील्ड क्या होता है, वेरिएबल जैसा होता है, मतलब फंक्शन ऑफ ए होगा, फंक्शन ऑफ
t होगा, यू कैन इंटीग्रेट विद द इंटीग्रेटिंग पैरामीटर, करेक्ट और नॉट। अगर b इज ए फंक्शन ऑफ t आप इंटीग्रेट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू t, यस और नो। अगर b इज ए फंक्शन ऑफ a, लेट्स से इट्स a स्क्वायर प्लस 1, अब इंटीग्रेट कर सकते हो इसके हिसाब से a स्क्वायर dA, यस और नो। a स्क्वायर dA मतलब दिस इज x स्क्वायर dx, ऐसे भी सोच सकते हो x स्क्वायर dx। अभी x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन पता होगा x क्यूब बाय 3, सो यार x की जगह क्या है, बस a है, x इक्वल टू a और a इक्वल टू x, तो दैट इज बेसिकली जो भी है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा, बोलोगे सर कैसे चेंज होगा? आइदर तुम फील्ड को बदल दो, आइदर तुम एरिया का बदल दो, एरिया ऑफ द लूप को बदल दो, या एंगल बदल दो, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। इन तीनों को अगर आप बदलते जाओगे, किसी एक को भी बदल लो, कोई किसी एक को भी अगर आप चेंज कर लो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। क्यों टाइम के रेस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं टाइम वेराइंग फील्ड्स के बारे में। अभी हम ये कंसीडर करें जो B है इज ए फंक्शन ऑफ t, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बदल रहा है। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो उसी टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लक्स भी बदलेगा। अरे हाँ या ना बोल, बिल्कुल सही बात। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है दैट इज b इज ए फंक्शन ऑफ t, यस और नो। कुछ भी ले लो भैया, b इज ए फंक्शन ऑफ t। अगर t का फंक्शन है तो टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लक्स भी बदलेगा, और जब फ्लक्स बदलेगा तो आएगा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि बेसिकली होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यस और नो। अब क्या कर सकते हैं हम? अब ये कर सकते हैं, देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इस लूप को मूव करवा सकते हैं विद सम स्पीड v। अगर हम इस लूप को मूव कराएंगे, लूप ऑफ वायर हैविंग रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस r, अगर इसको आप मूव कराओगे तो क्या होगा, b बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों बदल रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द लूप ऑफ द वायर वो भी बदल रहा है, हाँ या ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द लूप ऑफ द वायर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट और नॉट? चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम बदल रहेगा तो b भी चेंज होगा, मतलब इट्स ए फंक्शन ऑफ t, इट्स ए फंक्शन ऑफ t। तो ऑब्वियसली ये b बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो क्या हो रहा है, जो फ्लक्स है आपका, वो भी क्या हो रहा है, वो भी बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम फैक्टर, करेक्ट और नॉट? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही पकड़ना, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा हमेशा वैलिड होगा, हमेशा हमेशा के लिए वैलिड होगा, हमेशा 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 के लिए, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके वजह से क्या आता है, a current is induced in the loop, a current is induced in the loop। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लॉकवाइज, इसके बारे में अभी मत सोचना डायरेक्शन कैसे मैंने ड्रॉ किया, अभी बस ये आपको समझना है। देयर इज ए इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, और ये इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF, करेक्ट और नॉट? बिल्कुल बढ़िया, ओके। अब बात करते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन के बारे में। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था, इसको मिटा दो क्या, यस। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि जब उन्होंने क्या किया, सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था, ये उनका मैग्नेट था, बहुत बढ़िया, और ये उनका कॉइल था, ये उनका लूप था और द वायर हैविंग रेजिस्टेंस R। अब क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं, तो मैग्नेट मूव करेगा तो क्या इंड्यूस्ड करंट आएगा, यस। ये ऑब्जर्वेशन था, और ऑब्जर्वेशन कभी गलत नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंटली वो देख रहे हैं, ये सब घट रहा है भैया, अब कैसे बोलोगे ये गलत है। तो ये मैग्नेट जो मूव कर रहा है, व्हेनेवर दिस मैग्नेट इज आल्सो मूविंग विद सम स्पीड v, तो क्या आता है, देयर इज ए इंड्यूस्ड EMF इन द लूप ऑफ द वायर, यस और नो। और इंड्यूस्ड EMF की वजह से क्या बनता है, इंड्यूस्ड करंट, क्या आता है भैया, इंड्यूस्ड करंट, हाँ या ना? बिल्कुल बढ़िया। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन था। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन था, ये और ये थर्ड था। अभी लूप जो है वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब स्पीड जो है लूप का वो 0 है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है एसोसिएटेड विद द मैग्नेट वो चेंज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड
लाइंस बोल सकते हो, बिकॉज फील्ड लाइंस हम क्यों ड्रॉ करते हैं? टू विजुअलाइज द फील्ड, टू विजुअलाइज द फील्ड, यस और नो? टू विजुअलाइज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, क्योंकि जब मैं बात करता हूं टू विजुअलाइज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर, उसके बाद उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी आता है, यस और नो? उसके अंदर डायरेक्शन भी आता है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बदल देंगे एसोसिएटेड विद द मैग्नेट, एसोसिएटेड विद मैग्नेट, अगर वो चेंज होगा, मैग्नेट अगर चेंज होगा तो क्या आएगा आपका? आपका आएगा इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, यस और नो? तो ये तीन ऑब्जर्वेशन जो था, ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज लेकर आता है। ये हमें एक पॉइंट पर लेकर खड़ा करता है, एक कंक्लूजन हम उसमें ड्रॉ करते हैं कि ये सब चीज हो क्यों रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हो रहा है, दैट इज वेल गुड इनफ, बट इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक, फिजिक्स में तो लॉजिक मांगता है भैया, तो लॉजिक ये है कि फ्लक्स, एक ही चीज है भैया, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, और इस केस में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लूप का एरिया बदलने के कारण नहीं हो रहा है, या एंगल बदलने के कारण नहीं हो रहा है, फील्ड लाइंस का बदलने के लिए हो रहा है। और जो फील्ड लाइंस है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है टाइम के साथ साथ। जब भी मैं बात करूंगा अभी टाइम के साथ साथ मैं बात करूंगा, एवरीथिंग इज नाउ टाइम डिपेंडेंट, यस और नो? तो जब फील्ड का वेरिएशन होगा, फील्ड का वेरिएशन होगा, तब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, और बदल जाएगा मतलब इधर वो बढ़ेगा या इधर वो घटेगा, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, इधर फील्ड लाइंस बढ़ रहा है या फील्ड लाइंस घट रहा है। ये जो भी हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। t0 में फील्ड लाइंस इतना था, t1 हो गया तो फील्ड लाइंस क्या हो गया? 10 हो गया, फिर 2 हो गया तो फील्ड लाइंस 12 हो गया, तो डायरेक्टली जो p है वो फंक्शन ऑफ t हो गया, करेक्ट है ना? t हो गया। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि t0 में इतना था मैग्नेटिक फील्ड, t1 में इतना था, t2 में मैग्नेटिक फील्ड इतना था, t3 में मैग्नेटिक, तो b इज अ फंक्शन ऑफ t, b इज अ फंक्शन ऑफ t। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बदलेगा एसोसिएटेड विद द कॉइल, तो फ्लक्स भी बदलेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट है ना? क्योंकि अभी हम कंसीडर करेंगे टाइम वेरिंग फील्ड्स, और टाइम वेरिंग फील्ड्स के कारण हमारा जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा? बदल जाएगा। तो उन्होंने एक वर्ड में ये बताया, एक वर्ड में उन्होंने ये बताया कि whenever the magnetic flux, अब बोलोगे सर से मैग्नेटिक फील्ड बदलने से होता है क्या? नहीं, एरिया भी बदल सकते हो, एंगल भी बदल सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हमारे केस में हम ज्यादातर फील्ड को वेरी कर रहे हैं। सो whenever the magnetic flux associated with the loop of wire changes, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेंज होना चाहिए, अगर चेंज नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। चेंजेस with time then an induced EMF, an EMF is induced, अब बोल सकते हो an EMF is induced, और जिसके वजह से आपको क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट, ये सब नो? अरे हाँ भैया। अब मैथमेटिकली अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है d phi by dt, क्योंकि phi is now function of t, क्योंकि फ्लक्स जो है वो बदल रहा है टाइम के साथ, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा? या d phi by dt, करेक्ट और नॉट? और इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता होगा ना, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन क्या है? इंटीग्रल रिलेशन होता है, और एक डिफरेंशियल रिलेशन होता है। तो डिफरेंशियल इंटीग्रल रिलेशन क्या होता है? डेल्टा v या डेल्टा, अभी इसके लिए ईएमएफ हम ले रहे हैं इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर, यस, ओवर द लूप। और लूप जो होता है वो हमेशा क्लोज होता है, इसलिए मैं इंटीग्रेशन में एक क्लोज वाला चीज डाल रहा हूं, ठीक है ना? क्लोज वाला सिंबल डाल रहा हूं। क्लोज वाला सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है जो लूप है वो एकदम बंद है, कहीं पर भी खुला हुआ नहीं है। सो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और इंटीग्रेशन जो हो रहा है ओवर द क्लोज लूप, यस और नो? ओवर द क्लोज लूप। तो लूप जो है वो एकदम क्लोज है,
इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन में एक सर्कल वाला चीज डाल रहा हूँ। सर्कल वाला चीज जो है, जो मैं डाल रहा हूँ, गोल वाला चीज डाल रहा हूँ। ये गोल वाला बेसिकली इंडिकेट कर रहा है जो लूप है वो क्लोज है। ओके, सो अगर आप इसके इंटीग्रल फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, क्लोज ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई बाय dt, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, d बाय dt ऑफ फाई कितना होता है भैया, और यहाँ पर एक नेगेटिव भी होता है, याद होगा शायद, नेगेटिव भी आ जाता है। अभी नेगेटिव बात नहीं करेंगे, we will talk later. So d by dt कितना हो जाता है, इंटीग्रेशन सरफेस b वेक्टर डॉट dl वेक्टर। हाँ या ना बोल, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रल रिलेशन। यहाँ पर देखो, अभी क्लोज e डॉट dl आप ऐसे ऐसे कंपेयर कर सकते हो। क्लोज e डॉट dl मैंने लिया, अब dr भी ले सकते हो। dr इज द, आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, ये सुनो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या लाइन एलिमेंट, अरे कुछ भी बोलो, मीटर में ही आएगा वो। शायद आप बोलो, अगर आप बोलोगे इट्स अ डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, वो मीटर में ही आएगा। डीएल जो है वो मीटर में ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बॉडी कितना लेंथ कवर कर रहा है, कितना लेंथ कवर कर रहा है, ये सर नो, एंड दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है लेंथ, लेंथ कितना बॉडी कवर कर रहा है। हाँ या ना, मैं यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, ये सुनो, मैं यहाँ पर था, अभी यहाँ पर आ गया, आई एम स्टैंडिंग इन दिस पोजीशन, यस, अभी इस पोजीशन को छोड़कर मैं न्यू पोजीशन में आ गया, तो इतना लेंथ कवर किया, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है डीएल या डीआर, जो भी बोलो वो एक ही चीज है। और यहाँ पर देखो, अच्छे से देखो, क्लोज ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर अभी जीरो नहीं हो रहा है, तो फील्ड अभी कंजर्वेटिव नहीं है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट में लिख लो। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है आपका जो फील्ड होता है ना, आपका जो फील्ड होता है ना, फील्ड के साथ बोल रहा हूं, सुन लो भैया, आपका जो फील्ड होता है ना वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, नॉन कंजर्वेटिव, यस और नो, बिल्कुल बढ़िया। तो फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब ये कंफ्यूजन है, जो करंट बन रहा है उसका डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉक होगा, एंटी क्लॉक होगा, सीधा होगा, टेढ़ा होगा, कैसे होगा, ये बताने के लिए हम और एक साइंटिस्ट को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है लेंज। तो हम पढ़ने वाले हैं लेंज लॉ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला लॉ है। तो विल सी नाउ लेंज लॉ, यस, बहुत बढ़िया। तो अब चालू करेंगे लेंज लॉ, देखते हैं लेंज लॉ क्या होता है। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब फैराडेस लॉ की बात होता है तो लेंज लॉ को कैसे छोड़ दे भैया। तो लेंज लॉ में क्या होता है, वो बेसिकली फैराडेस लॉ ही है, बट डायरेक्शन के लिए हम लेंज लॉ यूज करते हैं। टू नो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं लेंज लॉ। तो लेंज लॉ के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो माइनस डी फाई बाय डी होता है। ये सब नो, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है, लेंज लॉ ये बोलता है कि जो डायरेक्शन आएगा इंड्यूस्ड करंट का या इंड्यूस्ड ईएमएफ का, कुछ ऐसे बनने वाला है कि वो हमेशा के लिए इट विल अपोज द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। अभी बोलोगे कॉज क्या है, कॉज तो है भैया मैग्नेटिक फ्लक्स का बदलना, तो इट विल अपोज द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इट विल अपोज द कॉज, जो उसको पैदा कर रहा है वो उसी को मारेगा। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं, जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, आप उसी को दुख दोगे, अब उसी को पेन दोगे। हाँ या ना, वही होता है लेंज लॉ। लेंज लॉ का मतलब होता है जो फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स जो बदल जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ जब इंड्यूस्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा कि वो हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा द चेंजिंग फ्लक्स। चेंजिंग फ्लक्स क्या होता है, कॉज, सो इट विल अपोज द कॉज। कॉज अगर फ्लक्स का बढ़ने के कारण हो रहा है तो फ्लक्स को वो घटाएगा, अगर फ्लक्स का घटने के कारण आ रहा है, दिस इज द कॉज, तो वो फ्लक्स को बढ़ाएगा। इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज। अगर कॉज आपका ये है, इट विल ऑलवेज द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। अगर कॉज आपका ये है कि फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो घटाएगा, ये सब नो, बढ़ने के कारण ईएमएफ आ रहा है तो वो घटाने की कोशिश करेगा, घटने के कारण ईएमएफ आ रहा है तो वो उसका जो डायरेक्शन बनेगा वो इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट, तो वो उसको सपोर्ट करेगा या बढ़ाएगा। यस,
तो ये होता है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या बोलता है? लेंज लॉ बोलता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it always oppose, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, oppose the cause, always oppose the cause। cause का मतलब होता है reason, oppose the cause, cause का मतलब होता है reason, ये समझो, cause का मतलब होता है reason। so direction of the induced current is such that it always oppose the cause, it always oppose the reason, direction of the induced current या induced EMF, कुछ भी बोलो, is such that it always oppose the cause or it always oppose the reason that is producing it, ये सब और एक बार स्टेटमेंट को रीड करता हूँ। The direction of the induced current is such that it always oppose the cause, cause का मतलब होता है reason, the direction of the induced current or the induced EMF is such that, induced current or induced EMF is such that it always oppose the cause, cause का मतलब होता है reason that is producing it, cause का मतलब होता है reason, yes or no? cause का मतलब होता है reason। so direction of the induced current और EMF ऐसा होगा कि it will try to oppose the cause, cause का मतलब होता है reason, जो उसको पैदा कर रहा है, जो उसको बना रहा है। so जो करंट है या जो EMF है उसका डायरेक्शन कैसे आने वाला है? उसका डायरेक्शन ऐसा कुछ बनेगा कि वो अपोज करेगा द कॉज और यू कैन से द रीजन दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। अभी रीजन क्या है? फ्लक्स का बदलना। तो फ्लक्स का बदलना को वो हमेशा अपोज करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके वजह से वो बनता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे सिचुएशन वाइज क्वेश्चन और फैराडेज लॉ को लेकर क्वेश्चन। टिल देन आप ये टॉपिक को फिर से रिवाइज करके आना। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।